वंदे मातरम। आज अपन एक नए वीडियो के साथ इतिहास में हमारा अतीत भाग 3 कक्षा 8 पार्ट 1 कैसे कब और कहाँ। तो शुरू करते हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी होगी, कब कौन सा युद्ध होगा, इन तारीखों पर गर्मा गर्म बसें चलती रहती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को ये कहते सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है। बस भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से होता है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी, उनमें क्या बदलाव आए। जैसे हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों का स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हम दिख रहा है वो हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं, चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके मन में जहन में यह सवाल उठा हो सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह करते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो जा सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोग चीजों की जानकारी कैसी मिलती थी। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के समय के लिए तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जब एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया। इसका स्वाद धीरे धीरे उसकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटित है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात सकते हैं। एक लगभग सही अवधि है के बारे में बता सकते हैं जब ये खास बदलाव दिखाई देना शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्योरों के कोई इतिहास माना जाता था। ये इतिहास राजा महाराजाओं
और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते थे कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पे बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों, दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपने रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति और समाज किस तरह बदले। कौन सी तारीख है, इस पर अब विचार करते हैं। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन को विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों का ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। एक उदाहरण विचार कीजिए, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, बेलिंगली, वेटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में पढ़ते हैं। इस इतिहास के गवर्नर जनरलों के वाइसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छपा रहता था। इतिहास की किताबों की सारी तारीखों का महत्व इस अधिकारियों एवं उनकी गतियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। ये ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण था। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई तारीख लिखते हैं तो हमें टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और शायद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उन कहानियों को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियों कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हम अपने इतिहास का एक अलग आकार बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में
ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने की इस तारीख में कोई समस्या नहीं दिखाई देती? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों और उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव में क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे। इतिहास की उनकी समझदारी थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाह का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काल के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया गया। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेज शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू और मुसलमान का दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्यों है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहिए कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। इतिहास के इन खंडों में बांटने की ये समझ भी पश्चिम से आई थी। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र और मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्याय के लिए अधिक आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसा ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। न ही ये आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते थे। धन्यवाद। उपनिवेश। अगले अध्याय में हम औपनिवेशिक क्या है, क्या होता है, हम किस तरह जानते हैं और प्रशासन का अभिलेख कैसे तैयार किए जाते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।